नमस्कार दोस्तों। बड़ी मज़ेदार खबर है जिसके ऊपर बात करेंगे और मज़ेदार तभी है जब पाकिस्तान के ऊपर कोई कीम काम हो रहा होता है या कहिए कोई काम नहीं हो रहा होता तब। अब चाइना ने और अमेरिका ने दोनों ने पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसी हरकतें कर दी जिसके ऊपर बात करनी तो मज़ेदार बात करनी बनती है। अब चाइना ने क्या किया, उसने 40-50 कंट्रियां ऐसी हैं जिसको वीज़ा फ्री एंट्री देनी शुरू कर दी। उसमें आप सोच के देखिए, ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान को लिस्ट में रखा ही नहीं, नाम भी नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने बोल दिया हमें जिहादियों की, ये गधे प्रोड्यूस करने वाली कंट्री की हमें ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान जैसे ही ट्रंप आया है, वहां पे प्रेसिडेंट बना है अमेरिका का, पाकिस्तान कहीं उनके ऊपर मिसाइल से अटैक ना कर दे, क्योंकि अमेरिका उन्हें पैसे नहीं दे रहा। और जो पैसे नहीं देता, ये कहते हैं हम जी एटम बम फेंक देंगे आपके ऊपर, वरना हमें पैसे दीजिए। तो ट्रंप ने थोड़ा सा सैंक्शन कर दिया है पाकिस्तान को। साथ में भारत के साथ भी कुछ ऐसी हरकतें करी हैं ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले ही, कि भारत की बल्ले बल्ले होने वाली है फ्यूचर में जाके। यानी कि पाकिस्तान की थल्ले थल्ले और भारत की बल्ले बल्ले। अब दोनों थल्ले थल्ले और बल्ले बल्ले के ऊपर बात करेंगे उमेश जी के साथ। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, चाइना ने जैसे स्नब किया है पाकिस्तान को और अमेरिका डरा हुआ है पाकिस्तान से, ये दोनों चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी एक न्यूज़ आई है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो स्टेट एंटिटीज है, जो उनके इन्वॉल्व होते हैं, कि जो उनके शाहीन मिसाइल जो बनाते हैं, वो सब एंटिटीज को बैन कर दिया है। ठीक है। और एक चीज कल ये हुई थी कि हमारे डोवाल साहब चाइना में थे, और कल ही चाइना से हमारा एक करार हो गया कि वो लोगों ने एग्री कर लिया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा वो वापस चालू करने के लिए रेडी हो गए हैं। ठीक है। और भी 2-4 पैक्ट्स हुए हैं कि चलो ट्रेड कोऑपरेशन बढ़ाते हैं, रिवर वाटर कोऑपरेशन सब चालू हुए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी हुए हैं। और इंडिया के साथ एक यूएस ने क्या किया कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, जिसके अंदर कोई भी कंट्री 300 किलोमीटर के ऊपर आपको मिसाइल्स नहीं भेज सकता, उसके अंदर भी कुछ संशोधन करने वाले हैं। ठीक है। इसके कारण आपको याद होगा कि लास्ट जनवरी में जब डोवाल साहब अ, अमेरिका गए थे, जनवरी 2023 में, तो इंडिया के साथ समझ लीजिए जनवरी 2023 में उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है। उसके लिए जो काम करना चालू वो कर रहे हैं दिसंबर 2024 में। तो मतलब आप सोच लीजिए कम से कम 23 महीने तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। करार जरूर कर दिया था आपके साथ। ठीक है। ये करार चालू कर रहे हैं ट्रम्प रेजिम आने के बाद। तो मैंने हमेशा ही कहा है कि जैसे ही ये बाइडेन रेजिम होती है, डेमोक्रेट्स रहते हैं, ये सिर्फ आपके साथ करार करते हैं, काम नहीं करते हैं। और काम होता है ट्रम्प के रेजिम में। तो जो अनफिनिश्ड वर्क रहेगा जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, ये ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में हम देख ही रहे हैं कि वो काम चालू हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि अमेरिका ये क्यों कर रहा है? देखिए, अमेरिका एक बहुत बड़ा स्पेस पावर है। ठीक है। और इंडिया का जो नासा है, इंडिया का जो इसरो है, सॉरी, वो आपको मालूम है कि अभी हमने जब जिस हिसाब से चंद्रयान और मार्स पे अपनी सैटेलाइट्स भेजी है, तो बहुत ही सस्ते दाम में कर लिया। तो अमेरिका को लगता है कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने में बहुत फायदा है। और लास्ट ईयर ही जब मोदी जी गए थे जून 2023 में, तो नासा और इसरो के बीच में भी कुछ करार हुए थे। अब इस ट्रीटी से क्या होगा? भारत का स्पेस प्रोग्राम और अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम के बीच में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होगा। रॉकेट्स बनेंगे, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए होगा, मैन मेड मिशन के लिए होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो चांद पे हमें अगर कोई स्पेस स्टेशन बनाना रहेगा, उसके अंदर भी कोलैबोरेशन होगा। एक डीपर स्पेस कोलैबोरेशन होने वाला है इंडिया और अमेरिका के बीच में, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे दिख रहा है। चलिए बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ कि उनको अभी सैंक्शन कर दिया है। अमेरिका डरा हुआ है। आपने बात बरोबर बोली है। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, जिसमें ट्रम्प ने बोला था कि वो ईरान को न्यूक्लियर बम लेने नहीं देंगे। ठीक है। वो पहले ट्राई करेंगे बातचीत से नहीं हुआ तो
आपको मालूम है इसराइल तो अटैक कर ही देगा, ठीक है। जब ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, उसके लिए अमेरिका अ, इतना कंसर्न्ड है। आप सोच लीजिए पाकिस्तान के पास तो 160 से 170 न्यूक्लियर बॉम्ब है। और आपको मालूम है कि वो एक अनस्टेबल कंट्री है, जिस हिसाब से वहाँ पे खून खराबा हो रहा है, चाइनीज इंजीनियर्स को मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। आपने देखा है कि तहरीक तालिबान उनकी फोर्सेस को मार रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बलूचिस्तान में प्रॉब्लम चल रहा है। तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स भी सेफ नहीं है। तो एक तरह से अमेरिका ने अब अमेरिका को लग रहा है कि उसको डीन्यूक्लियराइज करना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो इस हिसाब से उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो भी एंटिटीज है उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। सेकेंड, आप ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में अमेरिका ने जो वर्ल्ड बैंक में जो लोन था पाकिस्तान को $500 मिलियन का, वो कैंसिल करवा दिया है, क्योंकि वो कंडीशंस मीट नहीं कर रहे थे। ठीक है, चाइना भी उनसे खपा है। आपको मालूम होगा कि अफगानिस्तान के अंदर सीपेक ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान हैज जॉइंड द बीआरआई प्रोजेक्ट। जो अभी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से रेलवे लाइन है, वो डायरेक्ट अफगानिस्तान के थ्रू ईरान के ग्वादर पोर्ट के साथ, ईरान के चाबर पोर्ट या कोई दूसरे पोर्ट के साथ वो कनेक्ट हो जाएगी। तो अभी पाकिस्तान की जरूरत नहीं है चाइना को। चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट कर दिया वो पैसा निकालने के मूड में है। चाइना इज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव फर्दर लोन्स टू पाकिस्तान, क्योंकि उसको अल्टरनेटिव मिल गया है। एक अच्छा अल्टरनेटिव अफगानिस्तान में तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन रिलायबल है। पाकिस्तान फौज के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। इनफैक्ट उनका ऑल वेदर फ्रेंड चाइना भी उनसे कभी नाराज है। और आप देखिए, चाइना इज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इट इज टॉकिंग अबाउट ट्रेड टाइज, इट इज टॉकिंग अबाउट कल्चरल टाइज, इट इज टॉकिंग अबाउट हम एक दूसरे के अंदर टूरिज्म बढ़ाते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ लाइफ, ये सब चालू हो जाएगा। तो एक तरह से इंडिया की तो दोनों जगह से बल्ले बल्ले हो रही है, और पाकिस्तान की दोनों तरफ से खटिया खड़ी हो रही है। उमेश जी, अजीत डोभाल हमारे चाइना में पहुंचे। मुझे मालूम है यहाँ पर अच्छी तरह से कवरेज मिली है उनको। और अजीत डोभाल जहाँ जाते हैं, कोई ना कोई बड़ा कांड करने ही जाते हैं, या बड़ा कांड होने से पहले उनको भेज दिया जाता है, वो सारे कांडों को खत्म कर देते हैं। कैसे देखते हैं अजीत डोभाल जी का यहाँ पर आना, मानसरोवर की यात्रा को शुरू करवाना, और साथ में ये 5 साल के बाद मीटिंग हुई है। पहले रेगुलरली 2002 से लगातार मीटिंग होती थी, अभी 5 साल के बाद हुई है, क्योंकि जैसे गलवान का काम हुआ है उसके बाद हमने भी कोई मीटिंग नहीं करी इस लेवल पर। और वांग यी से मिलने के बाद जैसे वहाँ पर एक तरह से एक कॉपरेशन की बात चाइना ने बोलनी शुरू कर दी भारत को। सर, ये आदमी अजीत डोभाल आदमी है कि क्या है? जेम्स बॉन्ड बोलते हैं इसे भारत का। जहाँ जाते हैं ऐसे काम करके आते हैं कि सामने वाले की पैंट पहले ही गिली हो जाती है। देखिए, अजीत डोभाल का पूरा ऑथराइजेशन मुझे लग रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर का फुल कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर। तो आपने देखा होगा कि जब वो रशिया गए थे तो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब उनसे मिले थे, कल भी चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट उनसे मिले थे। दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफ बीइंग एन अजीत डोभाल। ठीक है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, इफ ही सेइंग समथिंग, इफ ही इज डूइंग समथिंग, इट्स मीन दैट ये मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है। और सेकंड, ही कंप्लीट ट्रस्ट है मोदी जी का अजीत डोभाल के ऊपर। और सेकंड, आज आपने देखा होगा जैसे ही कल कुछ करार किया, इंडियन मीडिया में बात चालू हो गई कि भूटान के अंदर चाइना ने डोकलाम के पास 22 विलेजेस में एनकैम्पमेंट्स बना दिए। तो एक तरह से वापस एक होला भी कर लिया, जो कल करार कर लिया वो तो ठीक है। और चाइना को प्रेशराइज करने के लिए भूटान वाला इशू भी आज इंडियन मीडिया में आ गया। तो एक तरह से वापस लोगों के बीच में एंटी इंडिया एंटी चाइनीज सेंटिमेंट्स हो गए। क्योंकि डोकलाम वो जगह है, आपको मालूम है कि 2016-17 में भारत और चाइना की फोर्सेस आपस में एक ही टाइम पे 73 डेज से वो लोग एक स्टैंड ऑफ चल रहा था। इंडियन फोर्सेस तो हट गई थी, पर चाइनीज फोर्सेस नहीं हटी, और उन्होंने भूटान की टेरिटरी में एनकैम्पमेंट्स बना दिए थे, वहां पे विलेजेस बना के वो लोग रह रहे। ठीक है। अभी बात ये हो रही है कि 2% ऑफ भूटानिश लैंड इज अंडर चाइनीज कंट्रोल। तो अब कल जैसे ही ये समझौता हुआ, इंडिया ने क्या किया, ये काम बहुत पहले ही हो चुका था, पर सडनली ये बात वापस आ गई है पब्लिक के डोमेन में। आपने भी देखा होगा। तो इसका ये मतलब है कि अभी ये उन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया कि भैया ये तो हो गया, इसका क्या कर रहे हो वो बताओ। भूटान में भी आपको हटना पड़ेगा। तो एक तरह से समझ लीजिए, जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी चीज है कि आप पहले जितना ले सकते हो उतना तो लो। फिर इसको बोलते हैं, जो चाइना सलामी स्लाइसिंग कर रहा है, वही डोभाल साहब सलामी स्लाइसिंग कर रहे हैं।
पहले जितना मिलता है प्यार से ले लो, फिर बाद में वापस प्रेशर बनाओ, उनको वापस हटाओ। अब हमें तो ये भी चीज़ लगता है कि तो धीरे-धीरे वो बोलेंगे हमको हमारा आकाशी चीन वापस कर दो, ठीक है? और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का भी कुछ ना कुछ डील होने वाला है। और मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2-3 साल के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में विलय हो जाए। चाइना को भी लगेगा कि उसको सीपेक के अंदर कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, टोटल वेस्ट है। तो एक तरह से वो अफ़गानिस्तान में काम तो हो ही रहा है ना। आपने देखा कि रशिया ने भी तालिबान को अपनी टेररिस्ट लिस्ट से निकाल दिया है। इंडिया ने भी उनके साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए रशिया, इंडिया, चाइना का एक एक्सिस बन रहा है एक अफ़गानिस्तान में, एक कोऑपरेशन हो रहा है, ठीक है? कोई भी पावर्स को कोऑपरेट करने के लिए एक मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, कॉमन पॉइंट चाहिए। अफ़गानिस्तान एक मेरे ख्याल से कॉमन पॉइंट बन गया है। तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन को तीनों इंडिया, रशिया और चाइना तीनों सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से पार्टनरशिप उधर बनना चालू होगा, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। उमेश जी, मुझे एक चीज़ बताइए, दो न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ मैं चाइना से। चाइना की जो एक्सपोर्ट के टारगेट है या नंबर्स हैं, वो पहले के मुकाबले 50% नीचे आ गए हैं। यानी कि पहले ये 19 या 18 ट्रिलियन आरएमबी का ये सामान एक्सपोर्ट करते थे एक साल में, अभी वो 9 से ऊपर बढ़ नहीं रहा है। प्रॉपर्टी प्राइसेस 50% से ज़्यादा नीचे आ गई हैं। यहाँ पर बुरी हालत है बिजनेस की। गवर्नमेंट्स के पास पैसा नहीं है कुछ भी काम करने के लिए, इन्हें बिजनेस चाहिए। आपको नहीं लगता कि भारत इस वक्त अपनी मार्केट को संभाल के रखा हुआ है? और चाइना को हमने बोल दिया एक ही चीज, आपको भारत की मार्केट चाहिए, यू हैव टू टॉक आवर टर्म्स। अब आपकी नहीं चलेगी, अब हमारी चलेगी। क्या डिप्लोमेसी में भारत की ये धाक कभी पहले देखी थी आपने? देखिए, मेरा मानना ये है कि हम चाइना को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है? वो एक पब्लिक परसेप्शन में ये इमेज नहीं जाने देगा कि वो भारत के सामने झुक गया है, ठीक है? वो मानेगा बात, बट वो क्या बोलते हैं धीरे-धीरे मानेगा जिसमें लोगों को लगे कि वो गिव एंड टेक हुआ है। आपकी बात सही है कि चाइनीज़ इकोनॉमी भी काम नहीं कर रही है। आपने बरोबर बोला है कि अभी वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहे हैं, बैंकिंग प्रॉब्लम चल रहे हैं, रियलिटी प्रॉब्लम चल रहे हैं। वहाँ पे इंटरेस्ट चल रहा है, लोगों के अंदर वो जॉब्स नहीं है और जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सर्वेलेंस बढ़ा के रखा है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोग चाइनीज़ लोग इंडोनेशिया जाते हैं, वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा से, फिर वो वहाँ से वो लोग गायब होके ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। बहुत चाइनीज़ मेक्सिको जाके यूएस यूएस जा रहे हैं। तो एक तरह से चाइना से एक्सोडस भी हो रहा है। आपने देखा कि अब चाइना को समझ में आ गया है कि उसको इंडिया के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी और अब इधर से एक मेजर क्लाइम डाउन हुआ है, ठीक है? बट हमें लगता है कि डोभाल साहब ऐसा है कि जो मिल गया वो तो ठीक है, और भी चाह रहे हैं कि सब चीज़ पे वो चाइना को प्रेशर करते जा रहे हैं। अभी आपने देख लिया कि इंडिया के नेबर्स में चाइना जिन-जिन को सपोर्ट कर रहा है, उसका भी मुद्दा उठाया जाएगा। उनको भी बोला जाएगा कि बॉस अगर आपको साउथ चाइना सी में अगर प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, तो आप इंडियन ओशन रीजन में मत करिए। तो एक तरह से क्विड प्रो क्वो होगा। अब चाइना नेगोशिएशन टेबल पे आया है। पहले चाइना से हमको डिफेक्ट्स मिलते थे। आपको याद है कि 2-3 साल पहले जब हमने ताइवान का कुछ काम करते थे, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट वहाँ से हमको लेक्चर सुनाते थे। अब ये बातचीत पे आए। अब वो ये चीज़ होती है नेगोशिएटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। तो इंडिया ने 5 साल दिखा दिया है कि जो गलवान के अंदर जो ट्रूप्स थी, तो इंडिया ने अपनी ट्रूप्स वहाँ पे रख दी और साथ में बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इम्प्रूव कर दिया। 2020 के बाद आपने देखा ही होगा बॉर्डर रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इम्प्रूव हो चुका है, जहाँ पे ट्रूप्स पहले पहुँचने में मेरे ख्याल से अगर 2 दिन लगता था, अभी 3-4 घंटे में वो ट्रूप्स पहुँच सकती है। सप्लाइज़ पहुँच जाएँगे, ऑल वेदर रोड्स आ गए, ऑल वेदर कनेक्टिविटी टनल्स बन गए। तो चाइना को लग गया कि अगर इनको बॉर्डर पे रखा तो इनकी ट्रूप ऑलरेडी एक्लेटमाइज़ है, वो और भी ज़्यादा सशक्त हो जाएगी। तो उन्होंने क्लाइम डाउन कर लिया क्योंकि आगे जाके कोई मतलब नहीं है। चाइना को समझ में आ गया कि इस इंडिया से वॉर करके कोई मतलब नहीं है, वो नुकसान उनको ही है। और इंडियन अगर जितना इंडिया का जो गलवान के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ था। तो मैं तो मानता हूँ कि चाइना का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने गलवान किया, जिसके कारण हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि अभी हमें बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद काम में तेज़ी पकड़ी गई। तो एक तरह से अच्छी बात है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।
और आज आप समझ लीजिए, आपने देखा है कि कितना अटल टनल है, कितने सारे टनल बन रहे हैं, लद्दाख में कनेक्टिविटी बन रहा है, सिक्किम देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, मिजोरम देख लीजिए, आसाम देख लीजिए, वहां पे ब्रिजेस बनते जा रहे हैं, वहां पे आपको ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड बनते जा रहे हैं। These are the very good points. We should see the positives also. तो मेरे हिसाब से तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ, गलत बात हुई। अगर 1-2 साल और चलता तो हम लोग पूरा बॉर्डर हम लोग बरोबर कर देते। अब क्या है, हमको रिलैक्सेशन नहीं करना चाहिए। जो गति हमने उस समय पकड़ी थी, उसको उसके ऊपर ही काम करते रहना चाहिए। अब हम हमारे बॉर्डर में अगर रोड्स बनाएँ, तो चाइना को इससे क्या ऑब्जेक्शन है? व्हाई दे आर फीलिंग थ्रेटेंड? कांग्रेस सरकार में ये सब नहीं होता था। कांग्रेस ने तो यही तो पैक्ट साइन किया 2008 में, जब राहुल गांधी गए थे चाइना। यही तो पैक्ट था कि आप बॉर्डर रोड को डेवलप नहीं करोगे, हम आपकी सीमा पे आके बैठ जाएंगे, सलामी स्लाइसिंग कर देंगे, आप कुछ नहीं बोलोगे। अब इन मोदी गवर्नमेंट ने चालू किया उनको जवाब देना। अब एक तरह से मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो है, बट एक तरह से वी हैव टू बी ऑन गार्ड। हमें इसके ऊपर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जीत गए, क्योंकि आज भी आकाश में चिन्ह चाइना के पास है। वी हैव टू रिक्लेम दैट एज वेल। जो 1962 में नेहरू की बेवकूफी के कारण वी लॉस्ट द पोर्शन ऑफ कश्मीर, वी हैव टू रिक्लेम इट फ्रॉम चाइना। और अभी हमारे पास एक कार्ड भी है, तिब्बतियन कार्ड, जिसको हमने खेला ही नहीं है अभी तक तो। ठीक है, वो भी बात है। बिल्कुल सही है सर। अभी तो तिब्बत का कार्ड भी है, और बेवकूफ़ियाँ जो नेहरू की हैं, नेहरू आप बोल देते हैं, पता नहीं कैसे बोल देते हो। वैसे तो लहरू होना चाहिए, क्योंकि अपनी लहरों में ही वो रहते थे। तो अब जो हुआ है आज भारत के लिए अच्छा हो गया। अजीत डोभाल पहुंच गए हैं चाइना में, और आपको मालूम है कि अजीत डोभाल जब कहीं जाते हैं तो कुछ बड़ा होने वाला होता है। अब उमेश जी ने कुछ हिंट दे दिए हैं। पीओके बोल दिया, अक्साई चीन बोल दिया, मानसरोवर बोल दिया, और भी कुछ और है, तो वो भी आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ अजीत डोभाल कर कर आएंगे। दूसरी तरफ जैसे ही अजीत डोभाल वहां गए हैं, ऐसी बेइज्जती करी है पाकिस्तान की चाइना ने। एक तो सीपैक से बाहर निकलने की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ से ऑल वेदर फ्रंट को अपनी फेवर्ड लिस्ट में से बाहर निकाल दिया। वैसे तो पहले भी रखा नहीं था, लेकिन अब तो उनको पता लग गया पाकिस्तानियों को कि मैं इनका ऑल वेदर फ्रंट नहीं हूं। ये बोलने के लिए बोल देते हैं, पैसे लेने होते हैं। और दूसरी तरफ ऑल ट्रंप पाकिस्तान से डरे पाकिस्तान हैं। ऑल वेदर स्लेव है चाइना का। ठीक है, परमानेंट ग्लोरीफाइड स्लेव ऑफ चाइना। आप उसको गुलाम बोलिए, चाइना का गुलाम। और चाइना चाइना का के जो गुलाम है। और चाइना और पाकिस्तान के अंदर लॉर्ड री जिनपिंग उनके ये उनकी पूजा करते रहते हैं। पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट लॉर्ड री जिनपिंग से को मना नहीं कर सकता। ये चीज ध्यान रख लीजिए। भले एक बार किसी की पूजा करे नहीं करे, वो लॉर्ड री जिनपिंग की पूजा रोज करते हैं। जो दिन में 5 बार ये पूजा करते हैं जिसकी, वो लॉर्ड शी जिनपिंग ही होता है, या कभी मोहम्मद बिन सलमान की, जहां से इनको पैसे मिलते हुए दिखाई देंगे, ये उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। और जब पैसे मिल जाते हैं तो उसी को ये लात मारनी शुरू करते हैं, क्योंकि गधों का काम ऐसा ही होता है, खाना खाने के बाद वो दौलती मारता ही मारता है। तो पाकिस्तान उसी जानवर का नाम है। सर, मज़ा आ गया। पाकिस्तान की जो हालत आज यूएसए ने करी है, सैंक्शन कर दिया, चाइना ने औकात दिखा दी, हम तो दिखाई रहे हैं इनको हर रोज़। और अब भारत के साथ जैसे अमेरिका लगा है पिंगे डालने के लिए, चाइना ने भी शुरू कर दी है बीन बजानी हमारी ही। और यही बीन आगे जाकर, जैसे होता है ना, वो दिखाते थे कि बीन बजा रहे हैं और सांप नाच रहा है, बीन हम बचाएंगे। और सामने सांप कौन है और नाचेगा कौन, ये आप कमेंट में डाल देना। थैंक यू उमेश जी, थैंक यू। जय हिंद। जय श्री राम।